this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो मैक्रो और इंडियन इको का प्रॉपर 2 बार डिटेल में हम लोगों ने हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। प्लस इंडियन के लिए तो मैंने आपको एनसीईआरटी से भी लाइन बाय लाइन इंडियन इको का प्रॉपर एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन दिया है। एमसीक्यू सीरीज हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, मैक्रो के सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने कर लिए, इंडियन के सारे एमसीक्यूज कर लिए जिसमें मैंने आपकी एनसीईआरटी भी कवर करी है, प्लस पीवाईक्यूज भी हमारे कवर हो गए। अब लास्ट के लिए कुछ छोटी छोटी चीजें रहती हैं, जैसे इंडियन इको से आपको सारी की सारी डेट्स प्रिपेयर करनी है। मैंने पहले भी बताया था इंडियन इको से क्वेश्चन आएगा कि आपको अलग अलग इवेंट्स गिवन होंगे और आपको उन चीजों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है कि पहले कौन सा इवेंट हुआ देन कौन सा इवेंट हुआ। तो उसके लिए आपको इंडियन इको की सारी डेट्स प्रिपेयर करनी है। देन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर से डेटा एनालिसिस वाला क्वेश्चन आएगा। अगर आपने मेरे डिटेल्ड लेक्चर्स फॉलो करे ना, डिटेल्ड वन शॉट देखा है एम्प्लॉयमेंट का, तो आपको पता होगा किस तरह से एग्जाम के अंदर डेटा गिवन होगा। आपको डेटा को एनालाइज करना आना चाहिए। तो एक बार डिटेल लेक्चर देख लेना, वहां पर मैंने डेटा को एनालाइज करना सिखाया है कि ये क्वेश्चन आएगा तो इसका किस तरह से आंसर लिखकर आना है। देन एनवायरमेंट चैप्टर से पिक्चर इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस की आज प्रैक्टिस करनी है। मैक्रो की बात करें तो आपको एट दी एंड सारे एक बार फॉर्मूलाज अच्छे से रिवाइज करने हैं, पेपर पर लिख लेना है, देन सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करने हैं, कर्व्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, टेबल्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इंडियन की सारी डेट्स प्रिपेयर करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारी डेट्स जो है वो चैप्टर वाइज लिखी है, तो चैप्टर वाइज हम सारी की सारी हमारी डेट्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस की ब्रिटिशर्स के जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो देखो हम कब ब्रिटिशर्स से आजाद हुए, सबको पता है 15 अगस्त 1947 को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कब फॉर्म हुई? 1907 के अंदर। फर्स्ट सेंसस ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कंडक्टेड इन, जब ब्रिटिशर्स हम पर रूल कर रहे थे तब पहली बार हमारी पॉपुलेशन की काउंटिंग हुई थी, पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा कंडक्ट करा गया था, उसे हम सेंसस बोलते हैं। ये कब की बात है? 1881 की बात है। सुएज कैनाल कब ओपन हुआ जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड पर एक मोनोपोली हासिल कर ली थी? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था हमारा 1869 के अंदर सुएज कैनाल ओपन हुआ। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं? तो ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोला जाता है 1921 को। और यहीं से एक क्वेश्चन और बन जाता है, इसे अगर हम इनडायरेक्टली पूछे तो इंडिया एंटर्ड सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इंडिया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की सेकेंड स्टेज में कब एंटर करता है? तो दोनों का सेम ही आंसर है, ईयर 1921। देखो 1921 से पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी वो हर सेंसस के अंदर, हर 10 साल के अंदर सेंसस कंडक्ट करा जाता है। तो कभी हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती थी किसी एक सेंसस में, देन नेक्स्ट सेंसस में डिक्रीज, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो काफी फ्लक्चुएटिंग थी। लेकिन 1921 के बाद से आज तक हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, हमेशा इंक्रीज ही हुई है। इसीलिए 1921 को हम बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, या फिर बोलते हैं कि इस साल से इंडिया जो है वो सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर एंटर कर गया था। ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में रेलवेज इंट्रोड्यूस करी थी, कब इंट्रोड्यूस करी थी? ईयर 1850 के अंदर। और पहली पैसेंजर ट्रेन भारत में कब चली थी? 3 साल बाद में 1853 के अंदर। टाटा एयरलाइंस आपकी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, छोटी सी पिक्चर गिवन है। तो टाटा एयरलाइंस कब स्टैब्लिश हुआ था? ईयर 1932 के अंदर, याद रहेगा। नेक्स्ट चैप्टर पर आ जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसी थी 1950 से लेकर 1990 तक। तो याद करो प्लानिंग कमीशन कब सेटअप हुआ था? प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था 1950 के अंदर। देन एक साल बाद में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान आता है 1951 के अंदर। इसका ड्यूरेशन था 1951 से लेकर 1956 तक। इंडिया ने टोटल 12 5 ईयर प्लान्स बनाए, 12 5 ईयर प्लान्स बनाए। हमारा जो लास्ट 5 ईयर प्लान, जो 12th 5 ईयर प्लान है वो कब आया था? 2012 के अंदर, और इसका ड्यूरेशन था 2012 से लेकर 2017 तक। अब आज की डेट में इंडिया और 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता। समझ में आया? पीसी महालनोबिस, जिनका पूरा नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनका जन्म कब हुआ था? ईयर 1893 के अंदर। कब? 1893 के अंदर। इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना मिड 1960s के अंदर हुई थी, यानी कि इसकी शुरुआत हुई थी 1967 के अंदर, 1968 के अंदर, अप्रॉक्स याद रख लेना, मिड 1960s में शुरुआत हुई थी।
अब ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोगों ने दो फेजेस के अंदर डिस्कस करा था, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो जो पहला फेज था ग्रीन रिवॉल्यूशन में, जिसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन का असर सिर्फ दो ही क्रॉप्स में देखने को मिला था, वीट और राइस के ऊपर, और सिर्फ वीट और राइस ग्रोइंग एरियाज पर ही इसका असर देखने को मिला था। तो फर्स्ट फेज था हमारा मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक का, मतलब 1965 से लेकर 1975 तक का। देन सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गया, इसका असर हमें लगभग हर क्रॉप पर देखने को मिल रहा था। तो सेकंड फेज था, फेज फर्स्ट खत्म होने के बाद में 1970s से लेकर 1980s तक, मतलब 1975 से लेकर 1985 तक, मिड 1970s से लेकर मिड 1980s तक, मतलब 1975 से लेकर 1985 तक, करेक्ट है। इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आया था? यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था 1948 के अंदर। देन सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था हमारा 1956 के अंदर, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, या फिर हम लोग प्यार से बोल देते हैं IPR 1956। यहाँ पर इंडस्ट्रीज का 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन हुआ था, मतलब इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था। वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर ही स्टैब्लिश कर सकता है, वो सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों स्टैब्लिश कर सकते हैं, और बची हुई वो सारी इंडस्ट्रीज जो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर स्टैब्लिश कर सकता है। और यहाँ पर मेन रोल हम लोगों ने किसे दिया था? पब्लिक सेक्टर को, यानी कि सरकार को। कब की बात है? 1956 की। एक कमेटी फॉर्म हुई थी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसे हम कार्वे कमेटी भी बोलते हैं, या फिर विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी भी बोलते हैं, कि रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट किसकी हेल्प से हो? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की हेल्प से हो। ये कमेटी फॉर्म हुई थी हमारी 1955 के अंदर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी भारत में कब से कब तक चली थी? 40 साल तक चली थी, 1950 से लेकर 1990 तक। समझ में आया? नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, यानी कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की। तो पहला तो है ये कि हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 के अंदर, जब PV नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, तब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत हुई थी। देन GST एक्ट कब पास हुआ? तो ये तो नई बात है, 2016 के अंदर पास हुआ। GST एक्ट की शुरुआत कैसे हुई, मतलब ये लागू कब से हुआ? एक्ट पास हुआ 2016 के अंदर, और GST लागू कब से हुआ? जुलाई 2017 से ये लागू हो गया। Quantitative restrictions on import of manufactured goods and agricultural products fully removed। देखो पहले के टाइम पर क्या था, जो 1950 से 1990 तक का पीरियड था, उस पीरियड के अंदर इंपोर्ट्स पर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस थे, मतलब कोटास फिक्स करे गए थे कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री से हम इतना ही इंपोर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कौन से साल? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स प्लस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर ये जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, ये पूरी तरह से हटा दिए गए। तो ये भी नई बात है, अप्रैल 2001 की बात है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ? 1995 के अंदर फॉर्म हुआ। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले इंटरनेशनल ट्रेड को रेगुलेट करने का काम किसका था? GATT। किसका काम था? GATT, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये कब फॉर्म हुआ था? 1948 के अंदर। तो पहले GATT था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड था, कब फॉर्म हुआ था? 1948 के अंदर। और इसको खत्म करके इसका सक्सेसर कौन सा बना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, 1995 के अंदर। आप सबको पता है 1000 और 500 के नोट मोदी जी ने बंद करे थे। ये कब की बात है? ये डिमोनेटाइजेशन कब हुआ था? 2016 के अंदर, नवंबर 8 की ये बात है। समझ में आ गया यहाँ तक का? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास में आता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। सिर्फ 3 यहाँ पर डेट्स हमारे पास में है। एजुकेशन कमीशन जो है वो रिकमेंड करता है कि सरकार एटलीस्ट कम से कम हमारे GDP का 6% जो है वो कहाँ पर खर्च करे? एजुकेशन पर खर्च करे। ये कब की बात है? ये बात है 1964 से लेकर 1966 की। कब की बात है? 1964 से लेकर 1966 तक की, याद रहेगा। तपास मजूमदार कमेटी कब अपॉइंट करी गई थी? ये बात है 1999 की। कब की बात है? 1999 की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले वाले से देखो, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि एजुकेशन कमीशन ने कितना रिकमेंड करा? 6%। लेकिन कंपैरेटिवली एक्चुअली हमारी सरकार एजुकेशन पर कितना खर्च करती है? सिर्फ
4% खर्च करती है। यहाँ पर डेट है 1964 से 66, तपास मजूमदार कमेटी अपॉइंट करी गई 1999 के अंदर। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, ये एक्ट कब आया? ये एक्ट आया 2009 के अंदर। कब आया? 2009 के अंदर, कि जितने भी बच्चे 14 ईयर्स तक की एज ग्रुप के अंदर आते हैं उन सब बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में जाते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें सरकार गवर्नमेंट स्कूल के अंदर फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। दिस इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट। समझ में आ गया? नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास में रूरल डेवलपमेंट। यहां से भी थोड़े से एमसीक्यूज हैं। India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of rural credit। देखो, जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने सोशल बैंकिंग अपनाई। हम लोगों ने एक मल्टी एजेंसी अप्रोच अपनाया। मल्टी एजेंसी अप्रोच में आ जाता है हमारा इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। जैसे हमारे पास में आ जाता है रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे पास में है, बहुत सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। तो ये क्या है? हमारे पास में मल्टी एजेंसी अप्रोच है। ये इंडिया ने अपनाया 1969 के अंदर। 1969 में ही हुआ नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स। कुछ जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स थे उन्हें सरकार ने अपने अंडर ले लिया कि अब इन कमर्शियल बैंक्स को हम चलाएंगे। ये काम भी कब हुआ? हमारा 1969 के अंदर। याद रहेगा, कुदुम्बश्री बैंक केरला में, जो एशिया का सबसे बड़ा बैंक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन, इनफॉर्मल बैंक है। ये कुदुम्बश्री बैंक की शुरुआत कब हुई? 1995 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नाबार्ड कब सेटअप हुआ? पहली बात तो नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब सेटअप हुआ? 1982 के अंदर। एक ये क्वेश्चन आपने हो सकता है कहीं नहीं पढ़ा हो, ये एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, सांसद आदर्श ग्राम रोजगार योजना। ये मैंने आपको एनसीईआरटी सीरीज के अंदर एक्सप्लेन भी करा है। SAGY फुल फॉर्म याद रखना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। कब आई थी ये स्कीम? ये योजना आई थी अक्टूबर 2014 के अंदर। तनवा प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई? तनवा की फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, जहां पर जो तमिलनाडु की औरतें हैं उन्हें अलग अलग तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही थी ताकि वो एग्रीकल्चर के अंदर अपना बेस्ट दे सके, फार्मिंग के अंदर अपना बेस्ट दे सके। ये प्रोजेक्ट आया था लेट 1980s के अंदर। देखो, लेट का मतलब होता है 1980s के एंड के अंदर, मतलब ये समझ लो 1989 के अंदर इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। याद रहेंगी यहां तक बातें? नेक्स्ट हमारे पास में आता है चैप्टर नंबर 7, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सोचोगे मैम ने चैप्टर नंबर 6 तो कराया ही नहीं। देखो, जो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर है हमारा, वहां पर एक भी डेट आपको गिवन नहीं है, वहां से डेट वाला क्वेश्चन नहीं बनता है। वहां से आपका क्वेश्चन बनता है डेटा एनालिसिस वाला, तो वहां पर कोई डेट्स वाले क्वेश्चंस नहीं है। एनवायरनमेंट की बात करते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल। ये क्योटो प्रोटोकॉल याद करो किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। क्योटो प्रोटोकॉल कहता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम से कम होना चाहिए। ये एक्ट आया हमारा, ये प्रोटोकॉल आया हमारा 1997 के अंदर, जब जापान में क्योटो के अंदर मीटिंग हुई थी 1997। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, इन सब्सटेंसेस को बैन करा गया। ये आया हमारा 1989 के अंदर। इससे पहले आ चुका था। चिपको मूवमेंट की शुरुआत हुई थी हिमालयास के अंदर 1973 के अंदर, और इसी से इंस्पायर होकर 10 साल बाद में कर्नाटका के अंदर आपिको मूवमेंट की शुरुआत हुई 1983 के अंदर। हमारी सरकार ने एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए एक बोर्ड सेटअप करा जिसका नाम है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सीपीसीबी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये बोर्ड कब सेटअप करा गया? 1974 के अंदर। करेक्ट हो गया। लास्ट चैप्टर आता है हमारा कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। यहाँ से सबसे ज्यादा डेट्स पूछी जाती है। तो देखो, इंडिया और पाकिस्तान इंडिपेंडेंट नेशंस कब बने हमें पता है, 1947 के अंदर। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना कब स्टैब्लिश हुआ? हमसे 2 साल बाद में, यानी कि 1949 के अंदर। याद रहेगा। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 के अंदर, सबको पता है। देन हमसे 2 साल बाद में चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1953 के अंदर। ये सारी चीजें याद होंगी, कल मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था एनसीईआरटी से। देन चाइना से भी 3 साल बाद में पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1956 के अंदर। यहां तक याद हो गया। इंडिया और पाकिस्तान बने 1947 के अंदर, चाइना बना 1949 के अंदर, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 में। 2 साल बाद में 1953 के अंदर चाइना का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया।
3 साल बाद में 1956 के अंदर पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया। करेक्ट हो गया। GLF कैंपेन, माओ जेडोंग ने इस कैंपेन की शुरुआत करी थी चाइना के अंदर, जिसे हम ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन बोलते हैं। ये कब आया था? 1958 के अंदर, जहां पर जो इंडस्ट्रियल मतलब मकसद ये था कि चाइना के अंदर वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। लोगों को बोला गया अर्बन एरियाज के अंदर आप अपने घर के बैकयार्ड्स में बहुत सारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करो, तो वाइड स्प्रेड इंडस्ट्रियलाइजेशन हो। कब आया था? 1958 के अंदर। और इसी कैंपेन के अंदर रूरल एरियाज के अंदर कम्यून सिस्टम लाया गया कि फार्मिंग अब कैसे करी जाएगी? ग्रुप्स में करी जाएगी। ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं? कम्यून बोलते हैं। तो कम्यून सिस्टम भी कब आया था? 1958 के अंदर। फिर ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन भी माओ जेडोंग ही लेकर आए थे, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर। इसकी शुरुआत हुई थी 1965 के अंदर, और ये जो रिवॉल्यूशन था ये 10 साल तक चला था, 1966 से लेकर 1976 तक। चाइना के अंदर रिफॉर्म्स आए 1978 के अंदर। पाकिस्तान की अगर बात करें, पाकिस्तान के अंदर जो कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज थी, जहां पर मशीनें वगैरह बनती थी, सरकार ने उन इंडस्ट्रीज का क्या कर लिया था? नेशनलाइजेशन कर लिया था कि अब से इन इंडस्ट्रीज को सरकार अपने अंडर ले रही है, ओनरशिप सरकार की हो गई, सरकार इन इंडस्ट्रीज को चलाया करेगी। ये काम हुआ पाकिस्तान के अंदर 1970s के अंदर, ठीक है। और बाद में लगा पाकिस्तान की सरकार को, यार हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया, तो इन कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्रीज का दोबारा से क्या हुआ? डी नेशनलाइजेशन हुआ, कि इन इंडस्ट्रीज को दोबारा से प्राइवेट सेक्टर को सेल करा गया, यानी कि प्राइवेट के रोल को इंक्रीज करा गया, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हुआ। ये काम हुआ 1970s के एंड में, लिखा है ना लेट 1970s, मतलब 10 साल बाद में, 9-10 साल बाद में याद आ गया कि यार हमने कुछ गलत कर दिया। तो ये काम हुआ लेट 1970s के अंदर, यानी कि 1979 के अंदर लगभग ये काम हुआ, और ये काम चला 1980s के अंदर भी। समझ में आया? पाकिस्तान में रिफॉर्म्स कब आए? 1988 के अंदर। कब आए? 1988 के अंदर। चाइना में रिफॉर्म्स आए थे 1978 के अंदर, उससे 10 साल बाद में 1988 के अंदर रिफॉर्म्स आए पाकिस्तान के अंदर। चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट करी ताकि वहां की पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल हो सके। कब की बात है? लेट 1970s की बात है, यानी कि 1979 की ये बात है, जब चाइना के अंदर इस वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से फीमेल्स का प्रपोर्शन कम होने लग गया, मेल्स का प्रपोर्शन इंक्रीज होने लग गया, सेक्स रेशियो डिस्टर्ब हो गया, एल्डरली लोगों का प्रपोर्शन बढ़ने लग गया, यंग जनरेशन का प्रपोर्शन कम होने लग गया, तो चाइना इस वन चाइल्ड पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करता है। वहां पर आती है टू चाइल्ड पॉलिसी। ये कब की बात है? 2016 की बात है। और इंडिया में रिफॉर्म्स कब आए? हम सबको पता है 1991 में आई हमारे रिफॉर्म्स, हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसी के साथ में मैंने पूरी इंडियन इको की सारी डेट्स आपको कवर कर दी। ये सारी डेट्स मैंने आपकी प्रॉपर एनसीईआरटी को रीड करके कवर करी है, तो आई एम गिविंग यू अश्योरेंस आपकी कोई भी डेट इसके अलावा नहीं रहती है, सारी डेट्स एनसीईआरटी की कवर हो गई। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।